नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय CQA मेथड यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड का लेक्चर 7, जिसे मैं कहता हूं चीर फाड़ सॉल्यूशन, जिससे आप कुछ ही महीनों में जो इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनको अच्छी तरीके से आप सीख जाते हो। टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमें एक 2 पोर्ट नेटवर्क दे रखा है और हमें क्या पूछा है, H11, H12, H21, H22, यानी हमें बेसिकली H पैरामीटर्स निकालने हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जब आप पैरामीटर्स पढ़ते हो तो आप सबको साथ पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, फिर याद जो है एग्जाम में आमतौर पे नहीं आता यदि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो H पैरामीटर है वो हम देखेंगे, और जो कि इसको है H पैरामीटर को अपने दिमाग में अच्छे से अलग से एक जगह बना के बसा लेना है, ताकि एग्जाम में हमें हाथों हाथ याद आ जाए। उस हिसाब से हम H पैरामीटर्स को भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमें ये सर्किट दे रखा है, इसमें हम कुछ मान लेते हैं कि यहाँ है वोल्टेज V1, यहाँ करंट I1, यहाँ V2 और यहाँ करंट I2। ये हमने मान लिया है। अब देखिए, जो H पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा देखते हैं। कि सबसे पहले तो बात करते हैं नीड ऑफ पैरामीटर, कि ये जो पैरामीटर्स निकालते हैं, देखिए अभी H पैरामीटर्स है, इसके अलावा आप में से जिसने भी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि इसके अलावा भी पैरामीटर होते हैं, जैसे Y पैरामीटर्स, Z पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स निकालते क्यों हैं, वाई क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो देखिए, इसका एक ही लाइन में आंसर होगा, बेस्ट यूज। क्या चीज़, बेस्ट यूज। किस लिए, देखिए जब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइंस, तो अब बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन आपको ये डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन मेरे अब काम आएगी, कौन सी इस जगह के लिए कौन सी यूजफुल होगी। तो बेस्ट यूज कैसे निकालोगे, तो आप कंपेयर करोगे उनका पैरामीटर्स देख के। आप उनके पैरामीटर देखोगे, H पैरामीटर देखोगे, Z पैरामीटर देखोगे, और फिर अच्छे से कंपेयर करके ये फैसला कर पाओगे कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन का अभी जो है बेस्ट यूज हो सकता है। उसके हिसाब से मैथमेटिकल चीज़ें जो काम आती है। तो ठीक है, ये तो हो गया इसका कि इसका एप्लीकेशन की क्यों निकालते हैं पैरामीटर्स। अब बात करते हैं कि H पैरामीटर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो H पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वोल्टेज और करंट इनका आपस में भाग लगता रहता है। कभी वोल्टेज का करंट में भाग लगेगा, कभी करंट का वोल्टेज में, कभी वोल्टेज का वोल्टेज में, कभी करंट का करंट में। इस प्रकार से भाग लगा के हम H पैरामीटर्स निकालते हैं। अब आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ लिखा है, देखिए सबसे ये आपको दिमाग में रखना है याद रखने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, मैंने शुरुआत V1 से की है और बाद में यहाँ मैंने I लिखा है। इसमें यहाँ देखिए मैंने I लिखा है शुरुआत में, और पहले यहाँ नीचे क्या लिखा है, फिर V लिखा है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको ऐसे दिमाग में इसका पूरा पैटर्न रखना है। तो अब यदि मैं इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलता है। क्या मिलता है, देखिए मुझे बेसिकली V1 की इक्वेशन मिलती है I1 और V2 की टर्म में, और I2 की इक्वेशन मिलती है I1 और V2 की टर्म में। तो यदि मुझे इस प्रकार से इक्वेशन जब मिल जाती है, जिसमें H11 सारे पैरामीटर देख सकते हो, H11, H12, H21, H22 सारे पैरामीटर्स है, तो इससे आप समझे क्या, मैथ की लैंग्वेज में क्या समझे कि अब मेरे पास जो बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, जो इसकी H पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। और अब अगर मुझे और ऐसी इक्वेशन मिल जाए सर्किट से जो इसी प्रकार से हो, यानी V1 और I2 की इक्वेशन मिल जाए I1 V2 के टर्म में, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करके पैरामीटर्स निकाल सकता हूं। तो अब हमारा ये जो मेन फोकस है वो ये हो गया कि मुझे जो इक्वेशन मिली थी अभी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, इसी पैटर्न में मुझे और इक्वेशन मिल जाए। अब ठीक है, अब मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि जब भी मुझे इक्वेशन चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल में, सर्किट में, तो हम क्या करते हैं, केवीएल का यूज करते हैं। तो मैंने केवीएल बताया है आपको। तो अब देखिए, केवीएल इक्वेशन लगाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस में I1 करंट आ रही है और इस वाले में I1 और I2 दोनों करंट आ रही है। जब आप केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो आपको इस प्रकार से कुछ इक्वेशन मिलेगी। अब इक्वेशन तो मिल गई, लेकिन ये जो V1 की इक्वेशन मिली है ये I1 और I2 की टर्म में मिली है। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या था कि मुझे इक्वेशन कैसे चाहिए थी, I1 और V2 की टर्म में चाहिए थी। तो यहाँ मुझे जो I2 है, इसको मुझे इसकी जगह क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो ठीक है, इसका मतलब मुझे I2 की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जिसमें क्या हो, I2 की जगह हम V2 को रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें लगाएंगे केवीएल दूसरे वाले भाग में। तो दूसरे वाले भाग में जब आप केवीएल लगाओगे तो आपको इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी। इसमें देखिए V2 है और I2 भी है, यानी यहाँ से मुझे I2 की इक्वेशन V2 के टर्म में मिल जाएगी। जब मैंने इसको ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व किया तो इस प्रकार से आगे मुझे मिला V2 बराबर 8I2 + 4I1। और इसको जब आपने ऐसे एक्सचेंज किया यहाँ से, तो हमें क्या मिला, इस प्रकार से इक्वेशन मिल गई 8I2 बराबर V2 - 4I1, और ऐसे I2 की इक्वेशन मिल गई। अब एक और चीज़ है कि यहाँ से हमें क्या है, जो हमने देखा जब इस इक्वेशन को, कि ठीक है हम रिप्लेस तो कर देंगे, लेकिन जो ये I2 की इक्वेशन है, हमारा एक ही तीर में दो शिकार हो गए। क्या हुआ कि हमें तो I2 बेसिकली हम तो रिप्लेस करने के लिए लेके आ रहे थे, लेकिन जो ये I2 की इक्वेशन है, हमें कहीं ना कहीं जो इक्वेशन 2 का हमारा पैटर्न था वो भी मिल गया। इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ। ये देखिए,
इक्वेशन 2 क्या थी, हमें बेसिकली I2 चाहिए थी I1 और V2 की टर्म में, और अब जो हमें मिला है वो भी हमें कुछ इसी प्रकार से मिला है। यहाँ पे ये देखिए, हमें I2 और V2 और I1 की टर्म में मिली है, तो अब एक ही तीर में दो शिकार हो गए, यानी हमारा जो पैटर्न 2 था वो भी हमें मिल गया, दोनों पैटर्न मिल गए। तो जब दोनों पैटर्न मिल गए तो पहले तो एक बार काम करते हैं कि जो पैटर्न फर्स्ट है वो अच्छी तरीके से लेके आ जाते हैं। कैसे लेके आओगे, जो I2 मिला है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, तो यहाँ से मुझे V1 की जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो आगे जब सॉल्व करोगे तो अब V1 जो है पूरी तरह से मुझे I1 और V2 की टर्म में मिल गया है। तो हमारे जो दोनों इक्वेशन स्टार्टिंग वाली थी उसके पैटर्न में हमें इक्वेशन अब मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ H11, H12, H21, H22 मिल जाएगा। ये इसका तरीका है, इस तरीके से हम एच पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। इसको एक बार आप फिर से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, दो इक्वेशन मुझे चाहिए थी, उसके पैटर्न में मैं इक्वेशन लेके आ गया और बाद में मैंने कंपेयर कर दिया। इतना ही स्टेप है छोटा सा, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। तो हो सकता है आपको लगे कि ये लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप का काम है कि आपको बस इक्वेशन चाहिए और आप बाद में कंपेयर कर दोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ भी देखिए हमें पैरामीटर्स निकालने हैं, लेकिन इस बार वाई पैरामीटर्स निकालने हैं, और आपके सामने इस प्रकार से एक सर्किट दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो वाई पैरामीटर क्या होते हैं। तो देखिए वाई पैरामीटर बहुत ही आसान है, एडमिटेंस बोलते हैं बेसिकली ये। तो एडमिटेंस पैरामीटर निकालना बहुत ही आसान है, हमें कुछ नहीं करना। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आई और वी का ही रेशियो बनेगा, आई बटा वी का ही रेशियो बनेगा, और यहाँ पे अपोजिट वी का जीरो होगा। अपोजिट वी जीरो होगा मतलब जो वी यहाँ यूज हो चुका है उसका जो बचा हुआ बाकी जी है, उस बाकी जो बचा हुआ बाकी वी है उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए मुझे y11 चाहिए, तो क्या करूँगा, यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा पहला वाला, और यहाँ पे 1 यहाँ लगा दूंगा, और इसके बाद ये I1 बटा V1 बचेगा। अब अपोजिट क्या होगा, तो V1 तो यहाँ आ गया, तो पीछे कौन बचा, V2, तो V2 हम कर दें जीरो के बराबर, यानी V2 जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो y11 तो आ गया इस प्रकार से I1 बटा V1। अब y12 क्या होगा, तो ये 1 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, तो I1 बटा V2, और पीछे क्या बचा V1, तो वो हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार से y21, तो इस प्रकार से देखिए I2, ये 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, और V2 बराबर जीरो। इसी प्रकार से 2 तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और बचा कौन, V1 बराबर जीरो। इस प्रकार से हम पैरामीटर्स निकालेंगे। तो अब हमारे पास पैरामीटर्स के सारे फॉर्मूला आ गए। अब हम जब सर्किट देखेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले y11 निकालना है। तो देखिए y11 के लिए क्या करना पड़ेगा, V2 जीरो के बराबर करना पड़ेगा। अब जीरो का मतलब शॉर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे शॉर्ट कर दोगे। जैसे शॉर्ट करोगे तो आपके सामने जो इक्वेशन आएगी I1 की वो किस प्रकार से आएगी, V1 बटा R1। तो जब यहाँ पुट करोगे तो V1 से V1 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 बटा R1। अब बाकी की देखिए, बाकी बहुत ही आसान, सब में जीरो हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले y12 निकालेंगे, इसमें हम V1 को जीरो कर देंगे और I1 बटा V2 करेंगे। अब जो I1 फ्लो होगी वो V2 की वजह से फ्लो होगी, क्योंकि V1 तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट है तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ जब V2 को जीरो करोगे इस प्रकार से, दूसरी बात इसको शॉर्ट करोगे अगेन, लेकिन I2 चाहिए, लेकिन I2 भी आगे फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपन सर्किट है, तो I2 भी जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें देखिए वापस V1 को जीरो करोगे, लेकिन अगेन I2 तो जीरो है, तो अगेन जीरो हो जाएगा। इसलिए इतना आसान लग रहा है, सर्किट ऐसा दे दिया आपको कि डरा दिया, लेकिन आंसर जो है वो इतने आसान आ रहे हैं। खाली एक 1/R1 इसका निकलेगा, बाकी सभी के जीरो जीरो निकलेंगे। इसी प्रकार से करना है। अब ये देखिए, ये सर्किट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते ही डर जाते हैं लोग, बोलते हैं अरे ये तो होगा ही नहीं, क्या दे दिया। लेकिन बस इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो पता होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। क्या क्या देखिए, सबसे पहले बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक लैटिस सर्किट है जिसका है ZA दे रखा है, Z भी दे रखा है, और बोला है कि Z पैरामीटर्स निकालो। हमें इंपीडेंस दे रखे हैं और Z पैरामीटर पूछे हैं। सबसे पहले तो लैटिस सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको लैटिस सर्किट के लिए Z पैरामीटर निकालना हो तो इस प्रकार से उसका निकालना होता है। क्या करना होता है, जो इंपीडेंस दे रखा है दोनों, उनको एक बार जोड़ के आधा कर दो और फिर इनको यहाँ पे रख दो दोनों को, और बाद में उनका डिफरेंस ले लो, ZB माइनस ZA, उनका आधा कर दो और दोनों को यहाँ, उसको यहाँ रख दो ऐसे। तो ये मतलब वैल्यू दो ही है, बस आप एक बार और रख रहे हो, एक्स्ट्रा रख रहे हो, दो बार रख रहे हो। तो यहाँ पे तो क्या होगा इस प्रकार से, वापस देखिए एक बार, यहाँ पे तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और इस तक क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, फिर आधा कर दोगे। तो याद रखना है, याद भी हो जाएगा, बहुत ही आसान है। जब अब देखिए, जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे ZA और ZB की, तो आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स मिल जाएगी। बच्चों वाली मैथ है, कुछ नहीं करना है, ZA और ZB की वैल्यूज पुट करनी है। एक बार तो आपने बस इसका ऐड करके आधा कर दिया और एक बार डिफरेंस करके आधा कर दिया, तो आपको पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है मिल जाएगी। बस डराने के लिए होता है, आपको ऐसा बोल देते हैं इतना बड़ा, आप ऐसा अजीब सा सर्किट देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
है, बस आपको एक पता होना चाहिए कि लैटिस सर्किट के लिए जो जेड वाली इक्वेशन बनेगी, जेड वाले पैरामीटर्स जो बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, किस मैट्रिक्स से बनेंगे, बस ये भी पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि छोटा भी है, टाइम कम लगता है, तो पूछ भी सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए इस प्रकार से दे रखा है एक सर्किट, आपको सीरीज सर्किट दे रखा है और बोला है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एल दे रखा है, दो इंडक्टर दे दिया और कैपेसिटर दे दिया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली डॉट कन्वेंशन, ये वाला यहाँ एक डॉट शुरू में दे रखा है, इसके भी शुरू में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये सेम डॉट कन्वेंशन है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए सबसे पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक सबको पता होता है, फिर भी बता देता हूँ कि 1/2π√LC जो है फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखिए आपको एल चाहिए, अभी ये तो हमारा मेन एम हो गया जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन इसके एम को पूरा करने के लिए हमें अभी एल की जरूरत है। सी तो हमें पता है, लेकिन एल की जरूरत है। तो अब एल कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो इक्विवेलेंट एल होता है उसकी वैल्यू आती है L1 + L2 ± 2m। अब प्लस माइनस में जो प्लस है वो कब आएगा, जब आपका सेम डॉट कन्वेंशन होगा जैसा इसमें है, और अपोजिट होगा यदि डॉट कन्वेंशन तो माइनस लेंगे। तो ये एल निकालने के लिए तो अब ठीक है, यानी यहाँ पे मैं प्लस लूंगा, एल की मुझे वैल्यू पता है, L1 की वैल्यू पता है, L2 की पता है, M की पता है, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा L इक्विवेलेंट 6 हेनरी। अब चूंकि हमें L भी मिल गया, कैपेसिटर ऑलरेडी गिवन है, तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/2π√6 × 2, इसमें आप ऐसे लिख दीजिए, आप सॉल्व करोगे तो आपको इस प्रकार से 1/2π√3 हर्ट्ज मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं रेजोनेंट, और एल जो इक्विवेलेंट एल है वो कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, इस प्रकार से सर्किट दिया और बाद में बोला कि इसी सर्किट को जब ऐसा बनाओगे तो क्या वैल्यूज रहेगी। तो देखिए द इंडक्टेंस मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टर्स इस प्रकार से दे रखा है आपको, और बोला कि यदि आपको इस प्रकार से चेंज करके दे दे कि अब ऐसे मत जोड़ो ऐसे जोड़ो, तो फिर आपका जो वैल्यूज है वो क्या रहेगी, आपको निकालना है। देखिए लिखा है व्हेन द इंडक्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 2 द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, तब आपको जो है वो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इंडक्टेंस, L1 + L2, यहाँ पे -2m लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि जो ये वाला डायग्राम है दूसरा वाला, इसमें देखिए डॉट कन्वेंशन जो है वो अपोजिट हो गया, यहाँ शुरू में है यहाँ लास्ट में डॉट है, तो अपोजिट हो गया तो मैं माइनस लूंगा, तो माइनस लूंगा तो इस प्रकार से मैं फॉर्मूला लिखूंगा। अब यहाँ देखिए मुझे मेरी नीड क्या क्या है, मुझे L1 चाहिए, L2 चाहिए, L1 चाहिए, L2 चाहिए और M चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें कुछ गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स गिवन है। तो जब भी इस प्रकार से मैट्रिक्स दे दे एल की, उसको कंपेयर हमें इस वाले से करना है। देखिए आपको बाकी यदि कुछ याद रहे ना रहे, ये वाली पता होना चाहिए कि एल की जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से कंपेयर होती है, यहाँ L1 यहाँ L2 और यहाँ बीच का जो होता है वो कॉमन होता है, जिससे M मिल जाता है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको ऐसे दिमाग में आ जाएगा। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको M बराबर -4 मिलेगा, L1 5 मिलेगा, L2 7 मिलेगा, बस वैल्यूज पुट करनी है, आपको L इक्विवेलेंट मिल जाएगा 20 हेनरी। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, लेकिन इतना बड़ा करके दे दिया तो डर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको इक्विवेलेंट एल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप कर लोगे, और मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कंपेयर कैसे करके निकालना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए टू कॉइल्स आर कपल्ड इन सच ए वे दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इज 16 मिली हेनरी, यानी कि हमें जो M है उसकी वैल्यू पता है और L1 L2 की वैल्यू भी पता है। बोला कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम हो, ये कॉफिशिएंट कपलिंग का क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत चांस रहते हैं, तो इसलिए मैंने लिया इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, कि K बराबर होता है M/√L1 L2। तो देखिए हमें M की वैल्यू पता है, L1 की वैल्यू पता है, L2 की वैल्यू पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, और आपको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, M/√L1 L2 डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है K का, तो बहुत ही आसान है और याद रखना भी आसान है, लेकिन एक बार पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इतना आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाए सिर्फ इस फॉर्मूला पता नहीं होने की वजह से। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, खाली सारी वैल्यूज गिवन है, हमें बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन ये फॉर्मूला ही याद नहीं आता है बच्चों को, तो गलत करके आ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए एन एयर कोड सोलेनोइड दे रखी है, जिसमें एन की वैल्यू, टर्न्स की वैल्यू दे रखी है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है और इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था जिसमें सारे फॉर्मूला लिखाए थे मैंने, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला L बराबर n² μA/L, जहाँ ये वाली L लेंथ है और ये एरिया है, और यहाँ जो म्यू है ये निकलता है μ0 μr से। अब यहाँ चूंकि μr 1 है, तो जो μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7, वही यहाँ म्यू की वैल्यू होगी। सारी वैल्यूज बस दे रखी है, हमको पुट करना है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.628। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि L बराबर n² μA/L होता है। ये फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है,
बाकी देता बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इंडक्टर वाले वो मैंने अभी इसमें लिए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे भी दे रखा है टू कपल्ड कॉइल विद L1 L2 की वैल्यू सेम दे रखी है, और इस बार कपलिंग कोफिशिएंट दे रखा है, और हमें पूछा है N1/N2, इसकी हमें वैल्यू पूछी है। तो देखिए आपको एक चीज़ अभी मैंने बताई थी, जो L होता है वो एन स्क्वायर के होता है प्रोपोर्शनल। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए एल जो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई कि जो एल और एन का कनेक्शन है वो इस प्रकार से होगा कि N1/N2 रूट L1/L2। अब यहाँ हमें L1 की वैल्यू पता है, L2 की वैल्यू भी पता है, तो बस कुछ नहीं है, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए के का रोल ही नहीं आया, बस हमें यदि सिर्फ यही देता N1 और N2 के बारे में बात करता तो भी हम सॉरी L1 और L2 के बारे में बात करता ओनली, और के बारे में बात नहीं करता तो भी हम N1/N2 निकाल सकते थे। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दे देता है इसमें आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ रोल सिर्फ किसका है, एल और एन का ही रोल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए इन अ म्यूचुअली कपल्ड सर्किट द प्राइमरी करंट इज रिड्यूस फ्रॉम 4 एम्पीयर टू 0 इन 10 माइक्रोसेकेंड, अ वोल्टेज ऑफ 40,000 वोल्ट इज ऑब्जर्व अक्रॉस द सेकेंडरी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। क्या दे रखा है, बस करंट चेंज हो रहा है, 10 माइक्रोसेकेंड में करंट चेंज हो रही है, और 40,000 वोल्टेज की बात की गई है। हम कैसे निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी इस प्रकार से देवे कि करंट चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, ऐसा तो हमेशा आपको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए वोल्टेज वाला, V बराबर L/di/dt। अब यहाँ क्या किया गया है, बस L की जगह हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M काम में लेना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या करेंगे, देखिए अब देखिए जो di/dt होता है मैथमेटिकली, इसको यदि मैं पूरे बेसिक तरीके से कहूँ इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप ऐसे देखते हो di/dt ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपली मतलब होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन करंट अपॉन डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये बेसिकली डिफरेंस के बारे में ही बताता है, डिफरेंस का रेशियो बताता है। इसको यदि बहुत ही बेसिक तरीके से कहूँ, तो इसको यदि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो देखिए मैं करंट का डिफरेंस निकालूंगा तो 4 का आएगा, क्योंकि 0 से 4 एम्पियर हो रही है, तो करंट का डिफरेंस है वो 4 है, और ये सारा काम किस में हो रहा है, 10 माइक्रोसेकेंड में हो रहा है। तो बस हमने सारी वैल्यू जो पुट कर दी है, और यहाँ से मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो मिल जाएगी, एम की वैल्यू मिल गई है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जितना भी मैंने आज के लेक्चर में कराया है, इससे पहले जो भी लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, क्योंकि मैंने इनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया है, ताकि जो भी एक एवरेज बच्चा भी देखे उसको भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। बुक में आपको ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आप चाहे देख लेना, प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लेना, आपको इस तरह से सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। चीर फाड़ सॉल्यूशंस आपको सिर्फ स्टडी महागुरु पर ही मिलेंगे। तो इसीलिए बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को लगाइए, शेयर कीजिए, और बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।